हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, लास्ट क्लास में ये वाला चैप्टर चल रहा था आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसमें सबसे पहले तो हमने जब स्टार्ट किया एक केस स्टडी डिस्कस की थी हमने अबाउट गिविंग रिजर्वेशन टू एसईबीसीज। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उन्होंने किस तरह से इसमें वर्क किया। फिर लेजिस्लेचर को हमने देखा था, उसका लेजिस्लेचर का आपको बताया कि हम पहले ही एक बार डिटेल में देख चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, और इसमें हमने इसमें फर्दर थिंग्स डिस्कस की थी कि बिल कितने टाइप के होते हैं, लाइक दैट, ये सारा थिंग्स हमने इसमें डिस्कस किया था। इसके बाद बच्चों हम आए थे एग्जीक्यूटिव के 2 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, अपन और इसको डिस्कस कर लेंगे, व्हाट्सएप कर सकते हो आप। अब फिर हमने देखा इसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें आपको बताया ओवरऑल 60 to 80 नंबर होता है मिनिस्टर्स का। फिर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट जो मेन होते हैं, 15 to 20 इसका नंबर होता है। इसमें भी आपको बताया था कोर मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो पूरा कंट्री चलता है, जो पूरे कंट्री में डिसीजन हो रहे हैं, वो एक तरह से 15 to 20 मिनिस्टर्स along with प्राइम मिनिस्टर मेन है, they used to take the decisions। फिर डेप्यूटी मिनिस्टर होता है कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में। एक आपको बताया था जिसमें हो सकता है थोड़ा आपको कंफ्यूजन हुआ हो, फिर भी हो तो आप पूछ लेना, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, एक ये चीज आ गई थी आपकी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। फिर अब इसके अंदर फर्दर तो ओवरऑल ये हो जाएगा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का स्ट्रक्चर। सबसे मेन होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एंड इसमें भी आपको बताया था 4 मिनिस्ट्रीज कोर मिनिस्ट्रीज हैं। एग्जांपल लिए, जैसे होम मिनिस्टर को एक तरह से नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर। वल्लभ भाई पटेल का एग्जांपल लिया हमने, लाल कृष्ण आडवाणी का एग्जांपल लिया हमने, अभी आप अमित शाह का एग्जांपल देख सकते हैं। और ऐसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री एंड डिफेंस मिनिस्ट्री। एक और ऐसी कोई रैंकिंग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है, बट जो इनका वर्क एरिया है उससे इनकी इंपॉर्टेंस हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा था इसके अंदर आपका आ गया था कि फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है दैट इज रेलवे मिनिस्ट्री। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये वर्क करता है, दे वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन से कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह हमने डिस्कस किया, वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। अपोजिशन पार्टी लेके आती है, इस तरह से पास हो गया तो सबको, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है और अल्टीमेटली पूरी पूरी मिनिस्ट्री को इस तरह से रिजाइन करना रहता है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई मिनिस्टर कोई डिसीजन ले रहा है, मतलब अगर किसी मिनिस्ट्री ने कोई डिसीजन लिया तो उसको माना जाता है डिसीजन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसा नहीं है कि किसी एक मिनिस्ट्री का डिसीजन सिर्फ उससे रिलेटेड कंसीडर किया जाएगा। अगर किसी एक मिनिस्ट्री ने, किसी मिनिस्टर ने कोई एक डिसीजन लिया है तो उसको माना जाता है डिसीजन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर कोई भी मिनिस्टर उस डिसीजन को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे अब ये रिजर्वेशन वाला था तो ये डिसीजन तो एक तरह से किसका हुआ? ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब हो सकता है बहुत सारे जर्नलिस्ट से एग्री नहीं भी करते हो। जब क्लोज रूम में डिस्कशन होगा उस समय तो कोई चाहे, कोई मिनिस्टर, जैसे अभी आर्टिकल 370 हटाया गया और भी बहुत सारी चीजें हुई अभी, तो क्लोज रूम में जब डिस्कशन हो रहा है तो उस समय तो कोई भी मिनिस्टर चाहे उसको किसी डिसीजन को कितना भी अपोज कर सकता है। बट वंस द डिसीजन इज टेकन, वंस द डिसीजन हैज बीन मेड, तो कोई भी मिनिस्टर उसको ओपन में क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट
ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये एक तरह से टीम गेम है, जैसे क्रिकेट कैसा गेम है, टीम गेम है। तो अब ऐसा नहीं होता ना क्रिकेट में, मान लीजिए कोई कैप्टन ने टॉस जीता और उसने डिसाइड किया कि मुझे फील्डिंग लेनी है, एंड देन ऑल्सो दे लॉस्ट द मैच, और उसमें सब मतलब फील्डिंग ली, तो यानी वो सेकंड इनिंग में क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे, और सेकंड इनिंग में ऐसा हो गया कि पिच बहुत खराब हो गई, ठीक है, तो डिसीजन गलत हो गया एक तरह से। पर टीम गेम है, डिसीजन जब लिया तो ये पहले ही सब लोगों का डिसाइडेड रहा होगा, कैप्टन हो गया, कोच हो गया, वाइस कैप्टन हो गया, फील्डिंग कोच हो गया, बैटिंग कोच हो गया, बॉलिंग कोच हो गया, सबने मिलकर ये डिसीजन लिया होगा कि अगर टॉस जीतेंगे तो देन वी विल गो फॉर फील्डिंग। ये पहले से डिसाइडेड होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली कई जने इसमें ऐसे भी रहते होंगे जब ये डिसाइड करते होंगे कि नहीं हमें टॉस जीतने पे बैटिंग करनी चाहिए, बट फाइनली मान लो एक डिसीजन हुआ कि फील्डिंग ही लेनी है अगर टॉस जीतते हैं तो, और उसके बाद टॉस भी जीते पर गेम हार गए, फील्डिंग ली और गेम हार गए। तो ऐसा नहीं होता ना कि कोई आके बोले कि मैं तो पहले ही बोल रहा था कि फील्डिंग ले लो, मेरी तो बात ही नहीं सुनते हैं, मैं तो पहले ही बोला था कि बैटिंग ले लो, इन्होंने फील्डिंग ले ली, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। इस तरह से नहीं होता ना, जब गली मोहल्ले में अपन क्रिकेट खेलते हैं तो होता है कि एक दूसरे को ही टीम मेंबर्स ओपनली ब्लेम करने लग जाते हैं। क्लोज रूम में डिस्कशन हो सकते हैं, ड्रेसिंग रूम में इनके डिस्कशन हो सकते हैं, बट ओपन में आके कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसीजन हो गया मींस हो गया, एक बार हो गया तो कोई भी ओपन में उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। एक हुआ था पहले, ममता बनर्जी जो पिछली डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, यूपीए की, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो उसका पार्ट थी। तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने हैं, ठीक है। ममता बनर्जी इससे एग्री नहीं कर रही थी, और उनको अपने वोटर्स को, मतलब उनकी पार्टी के लोग मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो चीफ मिनिस्टर थी वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आने वाले थे ऐसा कुछ था, ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट थी। तो अब ममता बनर्जी ने बोला अभी आप पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देंगे तो एक रॉन्ग मैसेज जाएगा मेरे वोटर्स के लिए वेस्ट बंगाल में, तो अब लेकिन बढ़ाया, डिसीजन लिया गया। अब उनको गवर्नमेंट के इस मूव को क्रिटिसाइज करना था कि आपने पेट्रोल प्राइसेस क्यों बढ़ाए, तो वो पहले गवर्नमेंट से बाहर आए, पहले उनके मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया, उनकी पार्टी के मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया, फिर आके उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कोविड ड्यूरेशन में ऐसा हुआ था कि पेट्रोल के प्राइसेस अराउंड 10 रुपीज पर लीटर तक बढ़ गए, रोज 50 पैसा 60 पैसा इस तरह से इंक्रीज हो रहा था। अब अलग अलग एक्सक्यूज आए गवर्नमेंट की तरफ से इसके रिगार्डिंग, लेकिन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट के किसी भी पर्सन ने उसको नहीं किया। ऐसा नहीं कर सकते, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद हमारी जो डेमोक्रेसी है दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये पढ़ा हुआ है आपका, यूएस वगैरह ये फॉलो करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एंड आवर्स इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो इसमें सबसे मेन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। कौन है सबसे मेन, प्राइम मिनिस्टर। ये आपसे डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट में कि प्राइम मिनिस्टर भी देखा जाए तो एक तरह से मिनिस्टर वर्ड आ रहा है, तो जैसे उसमें बताया था टू बी अ मिनिस्टर अ पर्सन नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मींस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बी इट बी लोकसभा, बी इट बी राज्यसभा। तो सेम इज द केस विद प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से भी आ सकते हैं, राज्यसभा से भी आ सकते हैं। जैसे लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही वॉज फ्रॉम राज्यसभा, बट हेल्दी प्रैक्टिस यही कहती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मेन है, डेमोक्रेसी में हेड है एक तरह से, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का, तो प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा से ही आना चाहिए क्योंकि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा, ये बताया था आपको, आपने नोट किया होगा। प्राइम मिनिस्टर इज कंसीडर्ड एज द लीडर ऑफ लोकसभा, चाहे वो राज्यसभा से आता हो, क्योंकि मेजोरिटी कहां पे प्रूव की जा रही है अल्टीमेटली, इन द लोकसभा। तो प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है लीडर ऑफ लोकसभा, तो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से ही आना चाहिए। अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए मोस्टली सभी लोकसभा से ही आए हैं, मनमोहन सिंह इज द एक्सेप्शन,
डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द एक्सेप्शन। चाहे नरेंद्र मोदी है उनसे पहले, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी थे, चाहे ये जो भी थे, ये सारे के सारे लोकसभा से ही आते थे। एक ये ध्यान रख लेना, आपको शायद बताया था कि लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होता है, भाई जैसे अपोजिशन हो गया ना, एक रूलिंग हो गया, आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जो रूलिंग कोलिजन या रूलिंग गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है तो वो क्या बनाएगा, एक तरह से अपोजिशन। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन बोला जाता है, ब्रिटेन में उसको बोलते हैं पीएम इन वेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, पीएम इन वेटिंग। क्योंकि जैसे ऐसा ब्रिटेन में मोस्टली ऐसा होता है कि एक बार लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आती है, एक बार कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वहां पे दो ही पार्टीज हैं, दूसरी पार्टीज भी हैं, अभी थोड़ा कोलिजन गवर्नमेंट्स भी आती हैं, लेकिन नॉर्मली ये दो मेन पार्टीज मेन है, ये दो पार्टीज मेन है, लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी। एज यू हैव सीन इन द केस ऑफ यूएस, वहां पे रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, इस तरह से। तो पीएम इन वेटिंग ये बोला जाता है फॉर द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वही है, लाइक अ सन इन द सोलर सिस्टम अराउंड विच एवरीथिंग रिवॉल्व्स। पाइवटल है एक तरह से, सब कुछ इसके आसपास ही घूम रहा है। सोचो, इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 72 इयर्स हुए हैं, ठीक है, 73 इयर्स हो गए अब इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए, और अभी इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। और सोचो कितने लोग हो गए होंगे और जो अब नहीं है, ठीक है, बहुतों की डेथ भी तो हो गई, आप 47 से देखते जाएंगे तो कितने से जने प्राइम मिनिस्टर बने अगर आप काउंट करोगे, फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, बीच में थोड़े से टाइम के लिए गुलजारी लाल नंदा थे वर्किंग प्राइम मिनिस्टर, मोरारजी देसाई थोड़े से टाइम के लिए, बहुत थोड़े से टाइम के लिए चौधरी चरण सिंह, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पर्सन बता रहा हूं इस तरह से, इंदिरा गांधी वापस आई, पर्सन सेम थी एक तरह से, राजीव गांधी हुए, फिर थोड़े से टाइम के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, थोड़े से टाइम के लिए चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह से कितने से पर्सन ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर बन पाए हैं। जितने 140 करोड़ अभी हैं इंडिया की पॉपुलेशन, उतने ही मान लो लोग इंडिपेंडेंस से अभी तक खत्म भी हो चुके होंगे। तो मान लो इतने लोगों में इतने से लोग प्राइम मिनिस्टर हो पाए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मेन है पोजीशन इसकी, लाइक अ सन इन द सोलर सिस्टम। अगर प्रोटोकॉल देखा जाए, प्रोटोकॉल समझते हो, प्रोटोकॉल की मतलब मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट आएगा तो सब लोग खड़े होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी, क्योंकि प्रेसिडेंट, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट, और डेमोक्रेसी हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। अभी भले अभी अपन देखेंगे आगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आने में प्रेसिडेंट नहीं खड़ा होगा, बाकी सब जने खड़े हो जाएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, इसको प्रोटोकॉल बोला जाता है, हिरार्की होती है एक तरह से, कौन ज्यादा सीनियर है, हिरार्की समझते ना, एक तरह से ऑर्डर एक तरह से, ठीक है। जैसे अगर किसी कंपनी की बात की जाए तो प्रेसिडेंट कंपनी का सबसे सीनियर हो सकता है, फिर एमडी हो गया, फिर सीईओ हो गया, फिर अदर इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से होता तो प्रेसिडेंट है, लेकिन मेन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। सारी पावर्स, अभी हम प्रेसिडेंट का भी देखेंगे आगे, कहने के लिए प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन उन सारी की सारी पावर्स को एंजॉय कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, अलॉन्ग विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कई बार प्राइम मिनिस्टर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रोल भी नेग्लिजिबल हो जाता है, लाइक यू कैन से आवर करंट प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी जी। 2019 का इलेक्शन एक ही बात पे था मेनली, अगर ओवरऑल देखा जाए, मोदी को लाना है, मोदी को हटाना है, बाकी सब कुछ एक तरह से ट्राइवियल था, इररिलेवेंट था। सिर्फ दो ही बातें थी कि मोदी को लाना है या मोदी को हटाना है। कई बार प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल हो जाता है। ऐसे ही एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रही है इंडिया की इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के लिए एक इंदिरा गांधी के पार्टी के मेंबर ने, सीनियर मेंबर ने, फ्लैटरर भी कह सकते हैं आप, या जो भी है, इंदिरा गांधी के लिए बोला था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज
इंडिया, समझ रहे हो? इतनी ज्यादा पावरफुल, इतनी ज्यादा पॉपुलर कि जब 1984 में व्हेन इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड, तो जो सिंपैथी वेव जनरेट हुई, आपको बताया हुआ है, तो तब जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने 1984 में, तो कांग्रेस को 400 प्लस सीट्स मिली। आउट ऑफ 543 जो सीट्स हैं, उसमें से कांग्रेस को 400 प्लस सीट्स मिली, इतनी ज्यादा मेजोरिटी। ठीक है, ये थी पॉपुलैरिटी। और सेम इज द केस विथ आवर करंट प्राइम मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी जी, वो भी उतने ही पॉपुलर है और उतने ही पावरफुल है। आपको हर जगह उन्हीं का फेस दिखाई देगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब 22 मार्च को, 22 मार्च की डेट प्रॉब्ली, जनता कर्फ्यू के लिए बुलाया गया, तो मोदी जी ने एक बार आके कहा और पूरी पब्लिक ने उनकी बात मानी थी। जब जनता कर्फ्यू हुआ था जिस दिन, मतलब सोचो, पब्लिक अपनी आउट ऑफ देयर ओन विश, ठीक है, अपनी इच्छा से लोग बाहर नहीं निकले। और सेम अपील जो पब्लिक को की गई ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन, आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह से उसको फॉलो किया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तक यहां पे आए थे अहमदाबाद में। जब अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप का प्रोग्राम हुआ, तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप यहां आए, उनका एक मेन पर्पस क्या था कि भाई मोदी जी इतने ज्यादा पॉपुलर हैं, तो अब जैसे यूएस के अंदर इलेक्शन से अभी आप देख रहे होंगे, तो इंडियंस के वोट्स उनको मिले। अपने इलेक्शन रैलीज में वो क्लियरली ये शो करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, कि वो और मोदी जी दे आर क्लोज फ्रेंड्स। इंडियन अमेरिकन का बहुत बड़ा नंबर है, मतलब बहुत सारे इंडियंस हैं यूएस के अंदर जो वहां के परमानेंट सिटीजन हो चुके हैं और जो वोट करेंगे वहां पे इन द इलेक्शंस ऑफ यूएस। तो जब प्राइम मिनिस्टर इतना ज्यादा पावरफुल हो, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, जो हम फॉलो करते हैं, इसको बोलने लग जाते हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर इतने ज्यादा पावरफुल हो, इतने ज्यादा पॉपुलर हो, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को बोला जाने लग जाता है प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे एक प्रेसिडेंशियल हो गई, ये प्राइम मिनिस्ट्रियल है नहीं, बट प्राइम मिनिस्टर इतने ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, इतनी ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2019 के इलेक्शंस में ऐसे कैंडिडेट थे जिनको टिकट मिला लोकसभा का, नाम तो खैर क्या लें, पर ऐसे कैंडिडेट थे जिनको लोकसभा का टिकट मिला, फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे थे। एक तरह से मतलब जिस एरिया से टिकट मिला वहां के लोग ही नहीं जानते थे उनको। भाई इलेक्शन आप पूरे इंडिया में कहीं से भी लड़ सकते हैं, या कम जानते थे, बहुत कम जानते थे। तो टी शर्ट पहन ली उन्होंने। ठीक है, जिस दिन इलेक्शन नॉमिनेशन हुआ, मतलब वो अपना वो कैंडिडेचर, मतलब पढ़ा है ना आपने, नॉमिनेट मतलब वो पेपर फाइल करने का, कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बीजेपी का टिकट मिल गया और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने टी शर्ट पहन ली जिसपे नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी हुई, और पूरी इलेक्शन रैली में उसी तरह की टी शर्ट। तो पब्लिक एक तरह से उनको नहीं देखती थी, पब्लिक किसका फेस देखती थी? पीएम मोदी जी का। ठीक है, जैसे आपको बताया कि एक ही इशू था, अगर ब्रॉडली अपन बोले कि लाना है या हटाना है। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट्स में इन केस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, जब बहुत सारी पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं। एक बड़ी पार्टी होगी, जैसे एनडीए में बीजेपी हो गई, और यूपीए के अंदर जैसे कांग्रेस कह सकते हो आप। ठीक है, बाकी छोटी छोटी स्मॉलर पार्टीज होंगी। तो कोलिशन गवर्नमेंट्स में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जरूर वीक हो जाती है, क्योंकि आप समझ लो उस समय प्राइम मिनिस्टर की चेयर ऐसी है जिसके 4 लेग्स 4 डिफरेंट पार्टीज के हैं। अब मान लीजिए एक भी लेग किसी ने हटा ली तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। ये हम पहले देख चुके हैं जब मिड टर्म इलेक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे कि 1998 में 13 मंथ्स के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 डेज के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, फिर जब 13 मंथ्स की उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट चलाई तो एक वोट से उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। ठीक है, तो कोलिशन गवर्नमेंट का जब ये इंडिया में राउंड स्टार्ट हुआ 1989 से, तब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जरूर वीक हो गई, उतनी स्ट्रांग नहीं रही। लेकिन 2014 में फिर सिनेरियो चेंज हुआ। हालांकि उस समय बीजेपी ने कोलिशन गवर्नमेंट ही बनाई, लेकिन खुद की भी बीजेपी की
अराउंड 282 सीट्स आई थी, हालांकि मेजोरिटी से थोड़ा ही ऊपर थे। बट मोदी जी जो इमेज है, वर्किंग स्टाइल है, जो काम करने का स्टाइल है उनका, वो ये है कि एक तरह से इंडिविजुअल डिसीजंस है और जो डिसीजन लेना है वो लेना है। और फिर 2019 में तो आपको पता ही है कि अभी भी है कोलिजन गवर्नमेंट ही, एनडीए की दूसरी पार्टीज भी हैं उसमें, जैसे बिहार में भी आप देख रहे होंगे, बिहार में जो करंट सीएम है नीतीश कुमार जी, उनकी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो सेंटर में भी है उनके साथ में। तो बीजेपी की सीट्स आई उस टाइम पे 303। ठीक है, तो फिर से प्राइम मिनिस्टर की वो पोजीशन हुई है। पहले नहीं तो बहुत पावरफुल कोलिजन गवर्नमेंट टाइम पे थोड़ा सा कम हो गई थी पोजीशन। ये ध्यान रखना, जितनी भी पावर्स है प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करते हैं, वो एक्चुअली सारी किसके नाम पे होती है? मोस्टली इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। मिनिस्टर किसको बनाना है, ये बात ध्यान से नोट कर लेना। इट इज द प्रिविलेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे मिनिस्टर बना सकते हैं, और मिनिस्टर बनाने के बाद मतलब वो जिसके लिए रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट उन्हीं को मिनिस्टर बनाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर बनाने के बाद किसी को चाहे तो हटा भी सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का प्रिविलेज है, इसमें किसी तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, अगर हेल्थ रीजन या कोई और रीजन से रिजाइन किया तो एक अलग बात है, बट वही जो नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह पास हो गया और प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, तो दैट मींस एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या। यूएस में सीधा इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, यूएस में सीधा इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। इंडिया में सीधा इलेक्शन नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए। हालांकि अभी मैंने ये बोला कि 2019 में ये इशू था कि लाना है कि हटाना है, लेकिन वो एक फेस आगे करती है पॉलिटिकल पार्टी। जैसे बीजेपी का फेस पीएम मोदी जी थे कि अगर जीते तो यही बनेंगे, और वैसे प्राइम मिनिस्टर भी एज एन एमपी इलेक्ट होके आते हैं, या तो राज्यसभा से आ सकते हैं या लोकसभा से। जैसे पीएम मोदी कहां से इलेक्ट होके आए? वाराणसी से। एज एन एमपी वो इलेक्ट होके आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर जो सबसे बड़ी पार्टी होगी जिसके पास नंबर है, वो अपना लीडर इलेक्ट करेगी। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को टू बी द प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास नंबर है पूरा का पूरा, जो मेजोरिटी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट उनको इनवाइट करेंगे, और वो पार्टी जिसकी सबसे ज्यादा सीट्स आई हैं, वो अपना पार्टी कह लो, कोलिजन कह लो, जो भी, वो अपना लीडर इलेक्ट करेगी, एंड दैट विल बी द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पीएम की पोस्ट, ऑब्वियस बात है, लोकसभा इलेक्शंस का मतलब ये है कि पीएम इलेक्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट बनाई जा रही है, पर ऐसा नहीं होगा कि पीएम की पोस्ट के लिए, मतलब इस तरह जैसे अभी तो अमेरिका में तो इलेक्शन ही किसके लिए हो रहा है? फॉर द पोस्ट ऑफ, उसमें पूरी कंट्री के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि उनको प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट करना है, डोनाल्ड ट्रंप को कि जो बाइडेन को। यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे पार्टी इलेक्शन लड़ती है, फिर जो पार्टी इलेक्शन जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है, और उस पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप मुझे कॉल कर लेना, अपन और इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे, या जूम सेशन होगा तो अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट प्राइम मिनिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर, और कई बार प्राइम मिनिस्टर इतने पावरफुल होते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज नोन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब अपन बात करते हैं प्रेसिडेंट की। ठीक है, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द कंट्री। रिपब्लिक है इंडिया, हेड ऑफ द कंट्री है। प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट को क्या कंसिडर किया जाता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है दैट इज इनडायरेक्ट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इनडायरेक्ट कैसे है कि आप यानी पब्लिक जिन एमपीज एंड एमएलएस को इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लिख देता हूं मैं यहां पे, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड by the elected members of both the houses of parliament
एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब विधानसभा। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। अब ये इलेक्टेड ध्यान रख लेना, यानी कि राज्यसभा में और लोकसभा में जिनको नॉमिनेट किया जा रहा है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैसे कि जैसे आप देख लीजिए राजस्थान की असेंबली हो गई, 200 मेंबर्स हैं इलेक्टेड। उत्तर प्रदेश की असेंबली हो गई, अराउंड 430 मेंबर्स हैं। तो ये पार्टिसिपेट करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन में। तो पब्लिक इलेक्ट करती है एमपीज दोनों के आगे, लोकसभा राज्यसभा के, एमएलएस जो इंडिया की अलग अलग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है, जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज में भी हैं, जैसे दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर भी क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली। वैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है बट वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। आपको पता होगा, यू मस्ट बी नोइंग दैट अरविंद केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर। तो जो वहां के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये मिलके इलेक्शन करते हैं प्रेसिडेंट का, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक बॉडी कंस्टिट्यूट की जाती है जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ये वर्ड ध्यान रख लेना। और आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ये आपको बताया था ना उसमें नाजिज्म में आर्टिकल 48 और इस तरह से जो बताया था आपको। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, यहां पे होता क्या है प्रोपोर्शन में, आप देखो एमपीज और एमएलएस जो हैं, जैसे राजस्थान के जो एमएलए हुए उनके वोट की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी फ्रॉम दैट ऑफ द एमएलए ऑफ उत्तर प्रदेश। कैसे, इसको समझना। जैसे अगर अपन इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, ये आपने बना लिया होगा, इसको हटा देता हूं ताकि यहां पे अपन लिख लेंगे। देखो राजस्थान, अगर अपन 2001 सेंसस की बात करें तो राजस्थान की पॉपुलेशन थी 6.75 करोड़ और नंबर ऑफ एमएलए हुए 200, ठीक है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की पॉपुलेशन थी अराउंड 20 करोड़, अप्रोक्सीमेट, थोड़ी सी इससे कम थी। और यहां पे एमएलए, नंबर ऑफ जो एमएलए अपन बात करेंगे वो होगा शायद 430 के आसपास, ठीक है। ये भी अप्रोक्सीमेट है, 430 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक एमएलए ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एज कंपेयर टू राजस्थान। उत्तर प्रदेश में एक एमएलए ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एज कंपेयर टू राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द एमएलए ऑफ राजस्थान। ऐसा ही किसमें हो जाएगा, सेम विल बी द केस इन केस ऑफ एमपीज ऑल्सो। यही पॉपुलेशन है और राजस्थान से लोकसभा मेंबर्स कितने हैं 25 और उत्तर प्रदेश से कितने हैं 80। तो इस हिसाब से देखा जाएगा कि जहां पे एमएलए एमपी ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके वोट की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। देखो आज का जो टॉपिक चल रहा है या वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पूरा ही चैप्टर, इसमें बहुत सारे न्यू टेक्निकल थिंग्स आई हैं, ठीक है। आप जो शायद इससे पहले आपको उतना आइडिया नहीं रहा होगा, कंफ्यूजन भी रहता है इनके अंदर, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात हो, अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट का इसलिए अलग से क्लास लिया था, लेकिन अपन को कहीं पे भी घबराना नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन में जैसा हमारा डिस्कस भी हुआ है पीटीएम्स में भी आपको फैसिलिटी है, आप थोड़ा रिवाइंड करके देख लो इसको, ठीक है, और आपको आ जाएगा समझ में। फिर भी कोई दिक्कत हो तो फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। अगर नहीं भी पिक कर पाया तो आप मैसेज ड्रॉप कर देना, आई विल कॉल यू बैक, ठीक है बच्चों। ये इसमें हो गया प्रेसिडेंट। अब सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट ही
अपॉइंटमेंट करता है प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, प्रेसिडेंट जितनी भी फॉरेन ट्रीटीज इंडिया की होती हैं प्रेसिडेंट के नेम में होती हैं। जो यूपीएससी है और अलग अलग स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनके हेड को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, वो भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट का ही है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर्स ऑफ द वेरियस स्टेट। ठीक है, बट इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी प्रेसिडेंट के लिए कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं इंडिया में, जैसे आप बोल सकते हो रबर स्टैम्प। ठीक है, या प्रेसिडेंट के लिए बोला जाता है प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। ये अपन ने उसमें भी देखा था जब अपन टाइप्स ऑफ बिल डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई बिल है तो प्रेसिडेंट उस पर साइन करने से मना नहीं कर सकता, ज्यादा ज्यादा वापस भेज सकता। ऑर्डिनरी बिल के केस में एक बार, मनी बिल के केस में तो उसको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और टर्म यूज करते हैं, पर ऐसा नहीं है आपको एग्जाम वगैरह में इसमें आपको बोलना करना पड़े टूथलेस टाइगर और बहुत सारे टर्म्स प्रेसिडेंट के लिए बोले जाते हैं कि कहने के लिए सारी पावर्स हैं पर एक्चुअली उसको वो एंजॉय नहीं करता। वो वही करेगा प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर उसको करने के लिए बोलेगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको एडवाइस करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास एक पावर हो टू ग्रांट पार्डन, यानी कोई अगर कन्विक्टेड पर्सन है, मुजरिम है, कोई क्रिमिनल है, तो उसकी सजा कम कर सकता है। मान लीजिए कैपिटल पनिशमेंट हुआ, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ सेंटेंस अगर किसी को दिया गया तो प्रेसिडेंट उसको रिड्यूस करके लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकता है। किसी को रिलीज भी कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर उसको पूरा केस स्टडी करने के बाद प्रेसिडेंट के पास पावर है। मान लीजिए अगर कोई पर्सन है ना जिसको किसी ने लोअर कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सबने अगर डेथ सेंटेंस दे दिया कैपिटल पनिशमेंट, तो वो प्रेसिडेंट के पास भी अपील कर सकता है। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन। ठीक है, या किसी की सजा कम भी कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है। मतलब अगर किसी को मान लीजिए 10 इयर्स का सेंटेंस हुआ या लाइफ सेंटेंस है किसी को, अब उसको उसने ऑलरेडी 10-14 इयर्स वहां पे स्पेंड कर दिए, कैरेक्टर अच्छा है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, तो रिलीज भी कर सकता है। बट अगेन ये सारे डिसीजंस प्रेसिडेंट मोस्टली लेता है ऑन द एडवाइस ऑफ द होम मिनिस्ट्री। ये सारे डिसीजंस भी प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे लेगा? ऑन द एडवाइस ऑफ द होम मिनिस्ट्री। पर एक पावर है जिसको प्रेसिडेंट रियल में एंजॉय करता है, ये आप अच्छे से समझ लेना। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, अब ये अच्छे से समझ लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग चीज है। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशन का मीनिंग है आउट ऑफ इट्स ओन इंटेलेक्ट। ठीक है, या डिसाइड करना एज पर द गिवन सिचुएशन। इसको अच्छे से समझ लेना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, प्रेसिडेंट को अपने समझ से एज पर द गिवन सिचुएशन डिसाइड करना है। ठीक है, अब अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो सारी पावर्स इससे पहले अपन ने बताई अपॉइंटमेंट की, प्रेसिडेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तीनों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। प्रेसिडेंट इज कंसीडर्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से कोई वॉर या कोई पीस डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये सारा का सारा डिसीजन कौन लेगा? प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब लेंगे, बड़ा ये टाइटल है प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो पावर्स बहुत सारी प्रेसिडेंट के पास कहने के लिए। ठीक है, कि जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है पहले प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करता है। पार्लियामेंट का जब भी नया सेशन होगा तो प्रेसिडेंट उसको एड्रेस करेगा। ठीक है, ये भी टाइटल है सुप्रीम कमांडर, लेकिन प्रेसिडेंट कोई वॉर वगैरह कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकता। और ये जो अपॉइंटमेंट्स की पावर थी, जितनी भी ट्रीटीज है वो प्रेसिडेंट के नाम में है,
ये सारी की सारी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, लेकिन एंजॉय नहीं करता। सिर्फ एक पावर है जो प्रेसिडेंट रियल में एंजॉय करता है, दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर आपको जो एक्सप्लेन किया, एज पर द गिवन सिचुएशन, मींस नथिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसी सिचुएशन है प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है और डिसाइड करना है। इसको अपन देख लेते हैं एक बार। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, देखो समझो। 543 मेंबर्स हैं लोकसभा के, आपको पता है इलेक्टेड अच्छे से। 272 मैजिकल फिगर, ठीक है, जिसके पास ये है प्रेसिडेंट इसको बुलाएगा जब इलेक्शंस होंगे टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कि आप सरकार बनाइए, और प्राइम मिनिस्टर की ओथ दिला देगा, जो भी वो पार्टी होगी या जो कोलिशन होगा। 272 या इससे ज्यादा जिसके पास भी नंबर आएगा। 543 में से कितना चाहिए, 272। अब अगर सिचुएशन ऐसी है, ध्यान से देखना, कि ए को तो मिले 240, बी को मिले 180 सीट्स, है ना, बाकी किसके पास गई, अदर्स के पास, रिमेनिंग जितनी भी सीट्स हैं अदर्स के पास है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 240 बहुत दूर नहीं है इससे, 272 के नंबर से 180 बहुत दूर है, तो भी प्रेसिडेंट बुला लेगा जो सबसे बड़ी पार्टी है ए, उसके लीडर को टू फॉर्म द गवर्नमेंट। देखो ये इनविटेशन बहुत बड़ी बात होती है। अब ए को इनविटेशन मिल गया, ये अदर्स से बात करेगा जो छोटी छोटी पार्टीज हैं कि आप मुझे सपोर्ट करो इंप्रूविंग द मेजोरिटी। ऑब्वियसली उनको मिनिस्टर की पोस्ट और बहुत कुछ ऑफर किया जाएगा। आपसे पहले डिस्कस किया था कि जब अपन नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह कर रहे थे डिस्कस, अदर्स में भी जो छोटी छोटी पार्टीज के हैं या जो भी हैं वो यही सोचेंगे, पहले ही इतना खर्चा करके आए, ठीक है, अब फिर से नहीं गवर्नमेंट बन पाई, हाउस डिसॉल्व हो गया, फिर से इलेक्शन हो जाएंगे, फिर टिकट मिले ना मिले, इलेक्शन जीते ना जीते, खर्चा हो जाएगा। सो अलग बहुत सारी बातें होती है, तो हो सकता है बहुत सारे जने इसमें से इसको सपोर्ट कर देंगे, ये होता रहता है। हाँ, रिसेंटली हरियाणा के इलेक्शंस में ऐसा हुआ, दिस थिंग हैपेंस, ठीक है। बट अब अगर ऐसा होता है कि ए को तो मिलता है से अराउंड 160, बी को मिला है 140, बाकी अदर्स के पास है, छोटी छोटी पार्टीज के पास, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो सिनेरियो है इसमें ए भी बहुत दूर है और बी भी बहुत दूर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को बुलाएगा इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से, देखो एक तो सिचुएशन वो हो गई, सिचुएशन 1 कि ए के पास 272 प्लस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसी को बुलाएगा, मेजोरिटी है। ऐसी सिचुएशन में भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ए बहुत पास में, इसको बुला लेगा। बट अगर ऐसी सिचुएशन है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट को सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को बुलाना है इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट को लगता है कि अगर कोई और ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है तो वो उसको बुला सकता है इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ऐसा हुआ था 1996 में, व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम प्राइम मिनिस्टर फॉर द 13 डेज, के.आर. नारायणन वाज द प्रेसिडेंट। ये सीट्स इतनी आई थी तकरीबन बीजेपी को, इतनी कांग्रेस को, बाकी अदर्स को। बीजेपी का कोई कोलिजन नहीं था उस टाइम पे किसी के साथ, तो बाकी सब ने, क्योंकि बीजेपी के कुछ कोर हिंदुत्व के इश्यूज थे, आपसे डिस्कस किया हुआ है, राम मंदिर का, आर्टिकल 370 का उस टाइम पे भी थे, तो बाकी सब ने, जैसे ये कांग्रेस हो गई, ये तो वैसे ही कभी साथ आ नहीं सकते बीजेपी के, बाकी सब ने बोल दिया कि लिख के दे दिया प्रेसिडेंट को, मतलब एक तरह से लिख के या वर्बली जो भी था बोल दिया कि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करने वाले। तो भी प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको चांस मिलना चाहिए। ओथ दिलाई अटल बिहारी वाजपेयी जी को, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, बट हम जानते हैं विद इन 13 डेज उनको रिजाइन करना पड़ गया। तो यहां पे प्रेसिडेंट को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, अभी हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 डेज में प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है, कंट्री में अनस्टेबिलिटी आती है। तो प्रेसिडेंट को ये देखना चाहिए था, जब सब मना ही कर रहे हैं ऑलरेडी और ए बहुत दूर है, ठीक है, काफी दूर है,
मान लो ऐसी भी सिचुएशन है और बाकी सब मना कर देंगे हम ए को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो भी एक चांस बनता है कि इनविटेशन मिल जाएगा, तो ए दूसरों को कन्विंस कर सकता है। बट यहां पे तो इतना नंबर लाएगा कहां से, और बाय चांस ले भी आया तो भी गवर्नमेंट स्टेबल बनती है नहीं बनती है, तो प्रेसिडेंट को दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करना चाहिए था। ठीक है, ये बिल्कुल नई थिंग है आपके लिए, थोड़ा सा इसको रिवाइंड कर करके देख लेना, आपको आ जाएगा समझ में। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, कि प्रेसिडेंट के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ, खासकर ऐसी सिचुएशन में। इसको बोलते हैं हंग पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? हंग पार्लियामेंट, कि कुछ भी क्लियर नहीं है, किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को बनाए टू फॉर्म द गवर्नमेंट। उसको लगता है कोई और ऑप्शन है जो ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है, तो प्रेसिडेंट उसको भी बुला सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपका एक इसमें थोड़ा सा वो रह गया है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट मोशन होता है वो, और थोड़ा सा पोर्शन रह गया जुडिशियरी का, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर रह जाएगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एक भी पॉइंट जिसमें भी कंफ्यूजन आता है उसको अनक्लियर नहीं रहने देना है, वी हैव टू क्लियर दैट थिंग। थैंक यू।